नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की, न्यू ग्रेट गेम इन सेंट्रल एशिया एंड इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। दोस्तों, ये जो सेंट्रल एशिया का रीजन है, ये एक बड़ा पेक्यूलियर सा रीजन है। ये पूरा लैंडलॉक्ड है और लैंडलॉक्ड होने के बाद भी इस रीजन में भरपूर रिसोर्सेज हैं। अब दिक्कत ये है दोस्तों कि इन रिसोर्सेज के ऊपर जो नज़र है वो काफ़ी लोगों की है। अगर थोड़े से इतिहास की बात करें तो सेंट्रल एशिया के मेजॉरिटी जो रिसोर्सेज थे, इनके ऊपर सबसे बड़ी नज़र हमेशा से इनिशियली रशियंस की रही है। रशियंस जो थे दोस्तों, वो हमेशा से सेंट्रल एशिया के पूरे रीजन को एक तरीके से एक इम्पीरियल कंट्रोल के नज़रिए से देखते थे। उनको हमेशा ये लगता था कि अगर हम सेंट्रल एशिया के ऊपर कंट्रोल बना पाए तो यहाँ से जो रिसोर्सेज हमें मिलेंगे, उन रिसोर्सेज का प्रयोग करके हम अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन बीच में दोस्तों, उस समय एक बार सेंट्रल एशिया का रीजन दोबारा न्यूज़ में मॉडर्न टाइम्स में आया था, इसी कारण से जब ब्रिटिश भी इस रीजन में थोड़े से इंटरेस्टेड हुए। लेकिन एक चीज़ जानने की ज़रूरत है दोस्तों कि ब्रिटिश कभी भी इस रीजन में रिसोर्स के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। हमें यहाँ पर यह चीज़ समझनी है कि 1853 से 1856 तक क्राइमियन वॉर्स हुए थे। इन क्राइमियन वॉर्स में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर रशिया को हराया। जब रशिया हारा तो रशिया की डिफीट के बाद वो बड़ा घबरा गया और उसको लगा कि भाई अगर ब्रिटेन और फ्रांस को टक्कर देनी है तो उनके बराबर की पावर रखनी होगी, और उनके बराबर की पावर रखने के लिए मुझे चाहिए रिसोर्स। पर रिसोर्स आएगा कहाँ से? तो रशिया ने अपने साउथ में देखा और उसके सदर्न एरिया में ये रीजन था सेंट्रल एशिया का। इस रीजन को उसने अपने इंपीरियल कंट्रोल में डाला। तो जब ये क्राइमियन वॉर में रशिया हारा और उसके बाद उसने सेंट्रल एशिया को अपने इंपीरियल कंट्रोल में डाला, तो सेंट्रल एशिया में क्या हुआ दोस्तों कि रशिया एक तरीके से, अगर मान लीजिए यहाँ था, वो चल के यहाँ सेंट्रल एशिया आ गया। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक साउथवर्ड एडवांस हुआ रशिया का। अब उस समय दोस्तों यहाँ था इंडिया और इस इंडिया में था ब्रिटिश। अब ब्रिटिश ने जब ये देखा कि ये रशिया जो है ये तो सेंट्रल एशिया में आ गया, उसके मन में एक डर बैठ गया कि कहीं ये ना हो कि ये रिसोर्स के चक्कर में जो रशिया सेंट्रल एशिया तक आ गया, कल यही सेंट्रल एशिया के रिसोर्स को लेके वो और रिसोर्स के नीड से आगे बढ़ता हुआ आगे भारत में आ जाए। तो ब्रिटिश ने अपना मन बना लिया। उन्होंने कहा कि हम हर हालात में रशिया को रोकेंगे, इसको आगे आने नहीं देंगे। जब ब्रिटेन ने ये अपना मन बना लिया कि हम रशिया को रोकेंगे, पर आपको अब रोकना कहाँ था? वो तो सेंट्रल एशिया तक आ चुका था। तो आपके पास क्या बचा था? सेंट्रल एशिया के यहाँ पर एक कुशन बना देना, और ये कुशन था अफगानिस्तान। तो ब्रिटिश जो थे इंडिया से अफगानिस्तान तक चले गए और अफगानिस्तान को इन्होंने कंट्रोल करने की बड़ी कोशिश करी। हारते रहे, उस एंगल पे हम नहीं जाते, बट कोशिश बहुत करी कि कहीं ना कहीं जो है अफगानिस्तान को एक बफर बना ले। अब दोस्तों दिक्कत पता है क्या हुई? रशिया सेंट्रल एशिया रिसोर्स लेने आया, ब्रिटिश रशिया को रोकने के लिए अफगानिस्तान चला गया, और जब ब्रिटिश इंडिया से अफगानिस्तान चला गया रशिया को रोकने के लिए, रशिया के मन में डर बैठ गया
कि भाई ये ब्रिटिश तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर ही रहा है ब्रिटेन में, और ये एक तरीके से रिसोर्स इंडिया से तो उठा ही रहा है, कहीं ये तो नहीं कि ब्रिटिश की नज़र भी सेंट्रल एशिया पे है। दोस्तों, जब जीवन में इनसिक्योरिटी होती है तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। रशिया बेचारा चुपचाप रिसोर्स लेने आया था, और उस रिसोर्स की इनसिक्योरिटी ब्रिटिश में हुई और उसने अफगानिस्तान को बफर बना लिया। और जब अफगानिस्तान को बफर बनाया तो इनसिक्योरिटी रशिया में हो गई कि कहीं ये ना हो कि भाई सेंट्रल एशिया पे आक्रमण करके ब्रिटेन जो है हमारी तरफ को आ जाए, क्योंकि ब्रिटेन और रशिया की आपसी तालमेल तो वैसे भी कोई अच्छी नहीं थी। तो दोनों इनसिक्योर हो गए, और इस इनसिक्योरिटी में मॉडर्न टाइम्स में दोस्तों जो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान है ना, वो एक तरह से इधर रशिया और इधर ब्रिटेन, इन दोनों के बीच के ये बफर स्टेट्स बन गए। और ये जो बफर स्टेट्स बन गए ना दोस्तों, इसको हम बोलते हैं, यहां पर एक फिनोमिना हुआ जिसको बोलते हैं द ग्रेट गेम। अब इस ग्रेट गेम में क्या हुआ, रशिया सेंट्रल एशिया में रुक के रिसोर्स ले रहा था, लेकिन मन में डर ये बैठा था कि ब्रिटेन कहीं आगे ना आके सेंट्रल एशिया पे आ जाए। तो रशिया ने क्या किया कि सेंट्रल एशिया में अपने जो स्पाइज हैं, अपनी इंटेलिजेंस के लोग हैं, उनको भेज दिया कि नज़र रखो भाई। ब्रिटेन ने क्या किया, वो ये चाहता था कि रशिया सेंट्रल एशिया में है, वहां से आगे ना आए, उसको वहीं रोक दे। तो ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में जब एक तरीके से अपना दबदबा बनाया, तो अफगानिस्तान में उसने अपने स्पाइस भेज दिए। अब सेंट्रल एशिया में रशिया के स्पाइस घूम रहे हैं, अफगानिस्तान में ब्रिटेन के स्पाइस घूम रहे हैं। जब इन दोनों के स्पाइस एक तरीके से घूम रहे थे, तो वो एक गेम खेल रहे थे कि कोई बैलेंस को डिस्टर्ब ना कर दे। वो गेम ये खेल रहे थे कि एक दूसरे पे टोटल नज़र रख बैठे थे। और इस फिनोमिना को हिस्टोरियंस ने बोला द ग्रेट गेम। तो दोस्तों, उस समय की ये ग्रेट गेम रिसोर्स के लिए थी। उस समय की ग्रेट गेम में सिक्योरिटी एंगल था, और वो सिक्योरिटी एंगल उस समय की ग्रेट गेम में इंटेलिजेंस का था। ये फिनोमिना इस सेंट्रल एशिया के रीजन में आज भी देखने को मिल रहा है। अब अगर हम हिस्ट्री को कट शॉर्ट करते हुए, बीच के इंटरनेशनल रिलेशन को कट शॉर्ट करते हुए मॉडर्न टाइम्स में अभी की स्थिति में आ जाए, तो हम क्या देखते हैं दोस्तों? हम एक बड़ी पेक्यूलियर चीज देखते हैं। हम ये देखते हैं कि आज की डेट में चाइना जो है पहले कम्युनिस्ट कंट्री था। जब वो 1949 में सिविल वॉर उसकी खत्म हुई, और वो लगभग 1970s तक कम्युनिस्ट रहा, लेकिन 1970s में दोस्तों चाइना ने अपने कम्युनिस्ट सिस्टम का बदलाव किया, और वो एक तरीके से कैपिटलिज्म की ओर बढ़ा। और दोस्तों, जब ये चाइना कैपिटलिज्म की ओर बढ़ा, तो उस समय चाइना इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहता था। लेकिन दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए आपका सबसे बेस मटेरियल क्या है? रिसोर्स। दोस्तों, चाइना एक ऐसा देश है जिसने एक ग्रोथ हमेशा, या कोई भी काम अपने जीवन का हमेशा एक विजन के तहत किया है। विजन के तहत, एक डायरेक्शन, एक सोच के तहत। चाइना ने जब 1970s में कैपिटलिज्म की तरफ मूव किया, उस समय चाइना ने क्या बोला कि मेरा विजन क्या है? चाइना ने बोला मेरा विजन है कि मैं इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहता हूं। और चाइना ने ये नहीं बोला कि मैं सिर्फ ग्रोथ करना चाहता हूं। अगर आप चाइना के बारे में पढ़ते हैं तो आप ये बात जानते हैं कि चाइना ने एक विजन ये भी बोला
कि मैं ग्रोथ इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि दोस्तों मेरा ऑब्जेक्टिव जो है लाइफ का वो है कि मैं एक दिन सुपर पावर बनूंगा। दोस्तों कोई भी कंट्री की अगर सोच ऐसी हो ना कि मैं एक दिन सुपर पावर बनूंगा, वो सबसे पहले क्या करता है कि अपनी स्ट्रैटेजी पूरी इस तरीके से डिजाइन करता है कि वो कहीं ना कहीं अपने रिसोर्स को बचा के रखता है आखिरी दिन तक। अमेरिका को देखिए, अमेरिका के पास ग्रोथ का एक रिक्वायरमेंट था। अमेरिका के पास उसके कनाडा के बॉर्डर पे शेल गैस और ऑयल बहुत था, आज भी बहुत है। लेकिन सरप्राइजिंग बात है दोस्तों कि अमेरिका ने अपना शेल गैस और ऑयल का कभी प्रयोग किया ही नहीं। और अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने एक तरीके से ऑयल को पूरे वर्ल्ड से खरीदा, बाहर से खरीदा। अब आपके मन में आशंका आ रही होगी कि कितना मूर्ख देश है, ऐसे कैसे कर सकता है? आपके घर में ऑयल पड़ा है, आप अपने घर का ऑयल ना निकालें और पूरे वर्ल्ड से जाके खरीदें। दोस्तों दिमाग, विजन, सोच थी अमेरिका के पास। अमेरिका ने सोचा था कि अगर मैं अपना ऑयल ना यूज करूं और ऑयल जाके बाहर से सबसे खरीदूं तो उससे क्या होगा? मैं सबको पेमेंट यूएस डॉलर में करूंगा और हर कंट्री में डॉलर छोड़ाऊंगा। हर कंट्री के पास डॉलर इकट्ठा हो जाएगा। और दोस्तों जब हर कंट्री के पास डॉलर इकट्ठा होगा तो वो कंट्री डॉलर से क्या करेगा? प्रोडक्ट अमेरिका से ही तो खरीदेगा। और अगर वो प्रोडक्ट अमेरिका से खरीदेगा तो खेल देखिए कि अमेरिका तेल आपसे लेगा, पैसा उसको आपको देगा और आपको ऐसी स्थिति में डाल देगा कि पैसा जो आपको दे के गया, आप लेकर वो पैसा वापस उसी के पास आएंगे। इसीलिए तो अमेरिका सुपर पावर बन गया। इसी को तो उसने पूरा गेम को खेला पूरे वर्ल्ड में, कि मिडिल ईस्ट में गया, अफ्रीकन कंट्रीज में गया, हर जगह जाकर अपना डॉलर से तेल ले आया। अब ये बेचारे देश डॉलर लेके क्या करेंगे? वापस गए अमेरिका के पास, भैया मदद करो। अमेरिका ने क्या किया? बोला ठीक है, बताओ क्या चाहिए, हम आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन करवा दें, हम आपके यहाँ सड़क बनवा दें, हम आपके यहाँ पर होटल बनवा दें। आ गया अमेरिका का सारा बड़ा बड़ा कंपनी, वापस ले लिए सारे पैसे डॉलर में वापस। एक फ्लो बन गया करेंसी का। इससे आज की डेट में यूएस डॉलर को हम बोलते हैं द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सेप्टेबल करेंसी। और यही नक्शे कदम पे चाइना चल रहा है दोस्तों। चाइना ने क्या करा? जब वो 1970s में कैपिटलिस्ट बना तो उसने अपना ये विजन और ऑब्जेक्टिव क्लियर रखा, मुझे एक दिन सुपर पावर बनना है। तो सबसे पहली चीज चाइना ने बोली कि भैया अगर मुझे सुपर पावर बनना है, मैं रिसोर्स सारा बाहर से उठाऊंगा, बाहर से उठाऊंगा। तो पूरे 1980s में दोस्तों चाइना ने बैठ के स्टडी किया, अपना इंट्रोस्पेक्ट किया, एनालिसिस किया, रिसोर्स कहाँ कहाँ से खींचा जा सकता है। चाइना ने सबसे पहले एक रीजन को आइडेंटिफाई किया, सेंट्रल एशिया। चाइना ने दूसरा रीजन आइडेंटिफाई किया, साउथ ईस्ट एशिया। तीसरा रीजन आइडेंटिफाई किया, अफ्रीका। चौथा रीजन आइडेंटिफाई किया, लैटिन अमेरिका। हम ये रीजन्स की बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे सिर्फ सेंट्रल एशिया। चाइना ने क्या बोला? चाइना ने बोला कि मुझे चाहिए रिसोर्स, और ये रिसोर्स मिलेगा मुझे सेंट्रल एशिया से। अब चाइना ने अगर देखा कि मुझे रिसोर्स मिलेगा सेंट्रल एशिया से, तो चाइना ने देखा कि भाई सेंट्रल एशिया है कहाँ पर। उसने ये देखा कि सेंट्रल एशिया तो है भैया मेरे बगल में। अब चाइना ने 1980s में जब ये पूरा इंट्रोस्पेक्शन कर लिया, तो जब 1990s का डेकेड स्टार्ट हुआ तो चाइना ने ये देखा दोस्तों उस समय कि भाई मेरे बाजू में तो है ये सेंट्रल एशिया। ये पहले था रशिया के इंपीरियल कंट्रोल में। 1990s में ये सेंट्रल एशिया जो है एकदम जो है 5 कंट्री पूरे के पूरे
ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो गए, ये इंडिपेंडेंट हो गए। तो चाइना ने बोला कि भाई अभी अगर इंडिपेंडेंट हो गए तो इनका तो बॉर्डर डायरेक्टली मेरे साथ हो गया। अब चाइना ने बोला कि भाई अगर इनका बॉर्डर मेरे साथ हो गया तो सबसे पहले तो मैं इनके अपने बॉर्डर के अगर कोई मसले हैं तो वो हल कर लेता हूँ। देखिए कितना शातिर है दोस्तों। यहाँ पर उसका मकसद है कि मेरे को इनका रिसोर्स चाहिए, तो अगर बॉर्डर का कोई डिस्प्यूट है तो हल कर लो। भारत के साथ इतना पुराना आपका बॉर्डर का डिस्प्यूट पेंडिंग है, आप उसको हल नहीं करते क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मेरे लिए कोई रिसोर्स नहीं है। तो कितने मायोपिक माइंड वाले हो आप। खैर वो डायमेंशन अलग। तो चाइना ने कहा भाई मुझे इनके साथ रिसोर्स लेना है, मुझे इनका रिसोर्स लेना है, इनको किसी तरीके से मैं अपसेट ना करूं और मैं इंश्योर करूं कि भाई ये लोग खुश रहें, ताकि चुपचाप रिसोर्स देते रहें, तो कोई इरिटेंट लाइफ में इनके साथ ना हो। तो अगर कोई इरिटेंट ना हो तो मैं इनके साथ रोका कर लेता हूँ, ताकि कल को रोका करके फिर वो अंगूठी अंगूठी डाल के जो है एंगेजमेंट करके फिर शादी वादी करके लल्ला भी कर लूंगा। सर चाइना ने क्या किया, पूरा यही तो अप्रोच अपनाया यार, कि 1990s में सबसे पहले ग्रुप बनाए शांघाई 5, 1996 में बना शांघाई 5। बोले कि भाई हम बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो हैं वो रिजॉल्व कर लेंगे। 4 से 5 साल लगाए, जितने बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे रिजॉल्व कर लिए, पूरा एरिया को डीमिलिटराइज कर दिया। डीमिलिटराइज करने का मतलब ये हुआ कि भाई जहां पर मिलिट्री डिप्लॉयड था बॉर्डर पे, क्योंकि इरिटेंट था, तो मिलिट्री में अब बॉर्डर ही डिस्प्यूट नहीं होगा, इशू नहीं होगा, तो क्या करेंगे, डीमिलिटराइज कर देंगे, मिलिट्री हटा देंगे। भाई जब डिस्प्यूट था तभी तो मिलिट्री रखे थे ना, अब डिस्प्यूट ही नहीं है तो मिलिट्री काहे रखेंगे भाई। तो देखिए 2 फायदे हुए। पहला फायदा हुआ कि भाई रिसोर्स लेने के लिए हमने बॉर्डर डिस्प्यूट भी सॉल्व कर लिया, दूसरा हमने एरिया को डीमिलिटराइज भी कर दिया। अब जब ये दोनों ऑब्जेक्टिव 2001 तक अचीव हो गए तो शांघाई 5 को बना के 2001 में हमने क्या कर दिया, उसको बोल दिया SCO, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब चाइना ने अपना ग्रैंड विजन निकाला सेंट्रल एशिया के लिए। चाइना ने बोला कि देखो भैया आज की डेट में अब मुझे सेंट्रल एशिया से रिसोर्स लेना है, कोई इरिटेंट नहीं है, कुछ रोकेगा भी नहीं। 2001 से जो है 2011-12 तक 10 साल 11-12 साल चाइना धीरे 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 एक एक देश से 5 देश सेंट्रल एशिया के उनसे एंगेजमेंट करता रहा और एंगेजमेंट करके उनसे रिसोर्स लेता रहा। अब हुआ क्या दोस्तों, चाइना का रिसोर्स अगर सेंट्रल एशिया से आ रहा है तो एक चीज मत भूलिएगा, ये रिसोर्स जो सेंट्रल एशिया से वो ला रहा है, इसी रिसोर्स को वो यूज करके क्या कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है। और अगर वो ये रिसोर्स ला रहा है और ये रिसोर्स को लाके अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है, तो सोचिए 1 मिनट के लिए कि उसका पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ सेंट्रल एशिया के रिसोर्स पे डिपेंडेंट है। और अगर उसका इकोनॉमिक ग्रोथ सेंट्रल एशिया के रिसोर्स पे डिपेंडेंट है तो उसका मतलब ये भी है कि उसका इकोनॉमिक ग्रोथ एक तरीके से उसका पावर स्टेटस है, एक तरीके से उसका पावर स्टेटस है या नहीं है। अगर आपके पास जीवन में पैसा होगा तभी तो BMW में बैठ के एकदम जो है गाड़ी लाएंगे, एक क्लब के बाहर रोकेंगे, तभी तो दुनिया आपको ऐसे देखेगी, क्या गजब भैया कौन आ गया। तो चाइना का वही तो है सर, कि रिसोर्स लिए सेंट्रल एशिया से, ग्रोथ की है अपने यहाँ और अपना पावर का स्टेटस बढ़ा लिए। जब अपना पावर का स्टेटस बढ़ा लिए तो क्या हुआ उससे, वो पावर का जैसे ही स्टेटस बढ़ा, चाइना को एक चीज़ समझ आ गया कि भाई ये जो रिसोर्स से मेरा ग्रोथ हो रहा है, ये रिसोर्स सिर्फ मेरे पास ही होना चाहिए। कोई दूसरा इधर उधर का छोकरा आके अगर इस रिसोर्स को लेगा ना तो मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्ट हो जाएगा। दूसरा छोकरा लोग को बाहर रखने का है सेंट्रल एशिया में। अब दिक्कत क्या थी दोस्तों, दिक्कत ये थी कि सेंट्रल एशिया में जो बाकी रिसोर्सेज थे उनके, वो चाइना तो ले ही रहा था, लेकिन दूसरों को भी तो इंटरेस्ट था। और जो दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर इंटरेस्टेड था वो था इंडिया। क्योंकि 1990 से दोस्तों जब हमने अपना इकोनॉमी को ओपन किया, उसके बाद में हमको भी एक रिसोर्स का नीड फील हुआ, क्योंकि हम लोगों ने भी जब ओपन इकोनॉमी के बेसिस पे ग्रोथ करी तो हमें भी चाहिए थे ये रिसोर्स। लेकिन अब अड़चन क्या थी दोस्तों, अड़चन ये थी कि इस रिसोर्स को लेने के लिए चाइना नहीं चाहता था कि इंडिया सेंट्रल एशिया है। इस कारण से बहुत सालों तक चाइना ने इंडिया को SCO में मेंबरशिप के लिए भी अपोज करता रहा।
वो तो बाद में जाके जब रशिया ने बोला कि देखो यार ये हरकत गलत है, इंडिया को आने दो एक तरीके से, तो फिर चाइना बोला कि ठीक है रशिया आपके कहने पे अगर आप बोल रहे हैं इंडिया को आने दो, तो फिर पाकिस्तान साथ में आएगा। कर गए ना गंदा खेल, और दोनों को इकट्ठे मेंबरशिप दिलवा दी। बट चलिए SCO एक अलग एंगल, उसका डिस्कशन नहीं हो रहा। बट दिक्कत क्या थी दोस्तों, इंडिया को रिसोर्स लेने के लिए चाइना नाखुश था कि सेंट्रल एशिया में ये ना आए। अब सेंट्रल एशिया को डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते कि भाई आप इंडिया से एंगेज मत कीजिए, इंडिया को डायरेक्टली नहीं बोल सकते मेरे को अच्छा नहीं लगता अगर आप सेंट्रल एशिया आएंगे। तो चाइना ने क्या करना शुरू कर दिया, इंडिया को ऐसी स्थिति में डाल दिया कि इंडिया डर जाए। कैसे? चाइना ने 2011 से 15 से अपना सिक्योरिटी प्रेजेंस बढ़ाना चालू कर दिया सेंट्रल एशिया में। उसने अपना सिक्योरिटी प्रेजेंस बढ़ाना शुरू कर दिया दोस्तों। अब चाइना जो है बड़ा शातिर देश है, इसने सिक्योरिटी प्रेजेंस भी बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से बनाया। इसने अपना मिलिट्री डिप्लॉय नहीं किया कभी, इसने कोई मिलिट्री बेस भी अभी तक नहीं बनाया एक बहुत बड़ा। इसने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि चाइना एक बात जानता है, चाइना एक सिविलाइजेशनल कंट्री है दोस्तों। ऐतिहासिक सिविलाइजेशनल देश जो होते हैं ना, वो इतिहास अच्छे से पढ़ते हैं और इतिहास से सीखते हैं। अमेरिका की तरह नहीं, ना कोई इतिहास है ना कुछ है, उठ के अभी आए, दिमाग दूसरों का खरीद के आए और बन गए सुपर पावर। इस कारण से जहां जाते हैं पूरे वर्ल्ड में पिट जाते हैं। अमेरिका अफगानिस्तान में गया पिटा, जापान में गया वहां पिटा है, उसके बाद वियतनाम गया वहां पिटा। चाइना ने दिमाग लगाया, सिविलाइजेशनल पावर है। उसने सोचा समझा कि भाई मैं सेंट्रल एशिया का रिसोर्स ले रहा हूं, अब मैं अगर सेंट्रल एशिया में जाके अपना मिलिट्री डिप्लॉय कर दूंगा तो लोग मेरे को कहेंगे आप कोलोनियलिज्म कर रहे हैं चाइना, कोलोनियलिज्म कर रहे हैं चाइना। लोग ये चिल्लाएंगे पूरे वर्ल्ड में। और सबसे बड़े जो वैरी हैं चाइना के, अमेरिका, वो चिल्लाएंगे। भारत भी जो है एक आध कभी स्टेटमेंट दे देगा कोलोनियलिज्म नहीं करना चाहिए, लोगों को जो है सबको राइट देना चाहिए डेवलपमेंट का। हम किसी कंट्री का नाम नहीं लेते, हम इनडायरेक्टली स्टेटमेंट दे देते हैं। तो एक चीज समझ में आ गई आपको कि चाइना को ये चीज का क्लैरिटी हो गया कि भैया हम डायरेक्ट मिलिट्री डिप्लॉय नहीं करेंगे अभी। तो चाइना ने क्या गेम खेलना शुरू करा, उसने सबसे पहले इन लोग के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज चालू करा। इन लोग को बोलना शुरू करा सेंट्रल एशिया के देशों को कि भैया हमसे मिलिट्री एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि कल को अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई आक्रमण करता है तो आपको रेडी रहना चाहिए। सेंट्रल एशिया बोले भैया हम पे ऊपर कोई आक्रमण क्यों करेगा? बोले अरे नहीं भाई तुम्हें नहीं पता, अब क्योंकि हम तुमसे रिसोर्स ले रहे हैं तो कई लोगों को जलन हो रहा है, इसको जलन हो रहा है, देखो इन लोग को जलन हो रहा है, देखो EU को, तो ये लोग को जलन हो रहा है, ये आपको तंग कर सकते हैं, तो आप हमसे मिलिट्री एक्सरसाइज कीजिए। अब ये बेचारे नवजात शिशु टाइप के सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गए मिलिट्री एक्सरसाइज करना चालू। अब सर मिलिट्री एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, लेकिन समझने का कोशिश कीजिए कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज में अगर चाइना और सेंट्रल एशिया करेगा तो चाइना ये चाहेगा कि सेंट्रल एशिया और चाइना के थ्रेड्स सिंक्रोनाइज हो जाए, और चाइना ये चाहेगा कि उसकी मिलिट्री थिंकिंग जो है वो सेंट्रल एशिया की थिंकिंग के साथ मैच करके उसके साथ बैठ जाए। तो मिलिट्री एक्सरसाइज का ये नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। नंबर 2, चाइना आज की डेट में एक बड़ा प्यारा खेल खेल रहा है। चाइना क्या कर रहा है, वो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज जो हैं अपने यहाँ की, प्रेजेंट सिनेरियो में 2020-21 में हम लोग ये देख रहे हैं कि पिछले 1 से 2 सालों से वो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज को सेंट्रल एशिया भेज रहा है। और वहां पे सेंट्रल एशिया में जहां जहां चाइना ने फैक्ट्री लगाया हुआ है, जिस फैक्ट्री से वो रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उस फैक्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए वो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी भेज रहा है। दोस्तों ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में चाइना क्या करता है, एडवाइजर्स भी भेजता है साथ में। एडवाइजर्स एक तो होते हैं कि भाई चौकीदार भेज दिए, ये चौकीदार लग गए बेचारे फैक्ट्री के बाहर जाके, लेकिन चौकीदारों का भी तो एक महा चौकीदार होगा ना, बड़ा चौकीदार,
उस चौकीदार को ये लोग बोलते हैं एडवाइज़र। ये एडवाइज़र्स नॉर्मली जो होते हैं, जो इनका प्रोफाइल है ना दोस्तों, वो है ये रिटायर्ड चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अफसर होते हैं। और ये रिटायर्ड पीएलए के जो अफसर हैं चाइना के, ये आज की डेट में उन कंट्रीज में जाके वो फैक्ट्रीज जहां से चाइना रिसोर्स खींच रहा है, सिर्फ उसको ही नहीं प्रोटेक्ट कर रहे, बल्कि लोकल एमएलए, लोकल एमपी, लोकल काउंसलर्स, इन सब को ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि भाई इस रिसोर्स को खींचने में हमें कोई तंग ना करे। अगर फैक्ट्री लगाई है, पोल्यूशन हो रहा है और लोग आसपास के चिल्ला रहे हैं, तो ये एमएलए को जाके बोलते हैं कि भैया चुप करवाइए उनको पैसा दे देंगे। तो आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के प्रयोग से चाइना लोकल एरियाज में लोकल पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट कर रहा है। और ये लोकल पॉलिटिक्स को आज की डेट में मैनिपुलेट कर रहा है कि चाइना को रिसोर्स मिलता रहे, लेकिन ये लोकल पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट ये भी कर रहा है कि रिसोर्स सिर्फ हमको मिलता रहे, इसको मत बुलाओ, क्योंकि ये आएगा तो कंपटीशन होगा, ये आएगा तो वो लिमिटेड रिसोर्स पे स्ट्रेस पड़ेगा। तो दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, चाइना ने जो अपना सिक्योरिटी प्रेजेंस बना लिया है पूरे सेंट्रल एशिया में, जिसमें उसने मिलिट्री एक्सरसाइजेस, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज भेजी हैं, और आज की डेट में वो आर्म्स का एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये आर्म्स वो इन कंट्रियों के मिलिट्री को नहीं बेच रहा है, इन कंट्रियों के पुलिस को, पैरामिलिट्री को, इनको बेच रहा है। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, चाइना एक माइक्रो लेवल का नरेटिव खेल रहा है। आज तक जितने देश जो हैं, जब ये लोग दूसरे देशों में गए हैं रिसोर्स खींचने के लिए, इन्होंने हमेशा मिलिट्री रिलेशन बनाया है, मिलिट्री को आर्म्स दिए हैं। चाइना एक बहुत अलग गेम खेल रहा है दोस्तों, वो पुलिस के साथ, पैरामिलिट्री के साथ रिश्ते बना रहा है। पब्लिक लेवल पे प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के जो एडवाइजर्स हैं, उनसे लोकल पॉलिटिशियंस को मैनिपुलेट कर रहा है, और लोकल पॉलिटिशियंस का पुलिस के साथ, पैरामिलिट्री के साथ कनेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। चाइना दोस्तों एक बॉटम अप गेम खेल रहा है। वो ये देख रहा है कि जो सेंट्रल एशिया के टॉप लीडरशिप है, ये टॉप लीडरशिप को मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये टॉप लीडरशिप रशिया की बात सुनेगी। रशिया हमेशा से चाहेगा कि इंडिया सेंट्रल एशिया में ज़्यादा आए, तो मैं टॉप लीडरशिप को ज़्यादा इंगेज नहीं करूँगा, मैं पूरी बॉटम लीडरशिप को अपने फेवर में कर लूँगा। तो ये जो गेम चाइना खेल रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में हमें अब एक चीज़ याद रखनी है, आखिरी पॉइंट, कि इंडिया के लिए ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इसका इम्प्लीकेशन है, क्योंकि इंडिया के एक एक्सटेंडेड नेबरहुड सेंट्रल एशिया में अगर चाइना रिसोर्स प्रेजेंस के साथ साथ सिक्योरिटी प्रेजेंस, और वो भी इस तरीके वाला, बढ़ा लेगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों चाइना इंडिया के पास के पूरे सेंट्रल एशिया के रीजन में एक तरीके से अपने लिसनिंग पोस्ट बना लेगा। लिसनिंग पोस्ट का मतलब हुआ कि इन लोगों के थ्रू वो हम पे नज़र रख पाएगा, हमारी एक्टिविटीज़ पे नज़र रख पाएगा, हमारे ऊपर सर्वेलेंस कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात कि चाइना ये हरकत करने से सिर्फ हम पे ही नज़र नहीं रख पाएगा, बल्कि लोकल ओपिनियन को मैनिपुलेट कर पाएगा कि इंडिया के फेवर में लोग ना जाएं, जिससे वो अपना मॉनेटरी मसल एक्सरसाइज करेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों इंडिया को सेंट्रल एशिया में अपना प्रेजेंस बढ़ाना होगा, और अपने कल्चरल रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना होगा, इनके साथ रिसोर्स बेस एंगेजमेंट बढ़ाना होगा, और साथ में रशिया के साथ एंगेज करना होगा, क्योंकि दोस्तों ये सेंट्रल एशिया का रीजन हमेशा से रशिया के इंपीरियल कंट्रोल में रहा है। और हम बार बार जाके रशिया को यही बात बोल रहे हैं कि रशिया भाई, आप ही के रीजन में, आप ही के पांव के तले भाई, आप ही का जमीन चाइना खींच रहा है, कुछ तो कीजिए।
थोड़ा थोड़ा उकसाते हैं रशिया को, तो रशिया भी थोड़ा सा उत्तेजित हो जाता है, बोलता है इंडिया आओ सेंट्रल एशिया। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं, जो अभी बताए SCO में लाने वाला इंडिया को कौन था? रशिया। तो ये 3+1, ये 4 पॉइंट गेम खेलिए, कुछ नहीं होगा। आपको चाइना को काउंटर नहीं करना है, चाइना के साथ compete कीजिए, एक हेल्दी कंपटीशन का गेम खेलिए। तो आई होप दोस्तों, ये जो आज की डेट में न्यू ग्रेड गेम चल रहा है, इसको हम ये 4 पॉइंट फॉर्मूला से मिटिगेट कर लेंगे। तो आई होप आप इस वीडियो से कुछ सीखें। थैंक यू।